नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। तो भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें कि नरेंद्र मोदी अब भविष्यवाणी भी करने लगे हैं। भविष्यवाणी इस तरह की है कि जब आप उनको सुनेंगे तो आपको लगेगा वो भविष्यवाणी नहीं बल्कि एक तरह से वो धमकी दे रहे हैं। एक लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रधानमंत्री तो 140 लोगों का नेतृत्व करते हैं। वो देखिए राजस्थान में किस तरह से जनता के बीच जाकर वो ये कह रहे हैं कि मैं यहां से भविष्यवाणी ये करना चाहता हूं कि राजस्थान में अशोक गहलोत न सिर्फ इस बार बल्कि कभी भी वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे। मैं यहां से ये भविष्यवाणी करना चाहता हूं। तो आप सबसे पहले नरेंद्र मोदी की वो बाइट सुन लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे और आप खुद भी फैसला करिएगा कि क्या एक प्रधानमंत्री को भविष्यवाणी करना शोभा देता है और क्या ये सिर्फ भविष्यवाणी है या दबे अल्फाज में धमकी भी है। पूरे राजस्थान के लोग लिख करके रखे, इस बार तो नहीं, अब राजस्थान में कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। कभी भी नहीं। ये मावजी महाराज की धरती पर से बोले गए शब्द है और ये मावजी महाराज की धरती से बोला गया शब्द कभी गलत नहीं हो सकता है। तो आपने सुना यहां पर नरेंद्र मोदी को, एक प्रधानमंत्री को क्या इस तरह की भाषा वाकई में शोभा देती है, क्योंकि भाषा की मर्यादा की तमाम जो सीमाएं हैं वो इस इलेक्शन में हमने पार होती हुई देखी हैं। किस तरह से लगातार सांप्रदायिकरण जो है इस पूरे राजस्थान के इस चुनाव का किया जा रहा है। यही नहीं, आपको याद होगा राजेश पायलट को लेकर और सचिन पायलट को लेकर भी नरेंद्र मोदी ने एक तरह से सिंपैथी गेन करने के लिए और कांग्रेस को में बंटवारा करने के लिए और गुज्जर वोट को अपनी तरफ लाने के लिए यहां तक कह दिया कि कैसे सचिन पायलट और राजेश पायलट के साथ देखिए कांग्रेस ने क्या कुछ किया। और यही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री ने मल्लिकार्जुन खड़गे का जिक्र करते हुए यह भी कहा कि इतने बड़े दलित नेता, यानी कि कांग्रेस के इतने बड़े दलित नेता, पहली बात तो उन्होंने यह कबूल कर लिया कि वो इतने बड़े दलित नेता हैं अपने ही मुंह से, उनका पोस्टर उन्होंने कहीं नहीं देखा। वो इतनी जगहों पर गए हैं, कहीं पर भी मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने पोस्टर में नहीं देखा। तो यहां पर गुज्जर वोट, दलित वोट को यहां पर साधने की कोशिश, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश लगातार हो रही है। लेकिन आप ये देखिए कि आज अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन तमाम सवालों के उन्होंने जवाब दिए और प्रधानमंत्री को आड़े हाथों लिया। आप सुनिए अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा है राजेश पायलट और सचिन पायलट को लेकर। अब राजेश पायलट को लेके आ गए, बताइए आप, उनको लेके आ गए, इतने घबराए हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी में कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। राजेश पायलट की राजनीति में घसीट रहे हैं। जो स्वर्गीय आत्मा हैं उनको लेके आप भड़काने का काम करो, गुजरों को, गुजर समाज को। और गुजर समाज इस बात को भली भांति जानता है। उनको कुछ लोग भड़का रहे हैं, जिसमें हमारे बीजेपी के लोग ही हैं जो राजेश पायलट को भी लेके आगे घसीट करके। मैं पूछना चाहता हूं कि जो भड़काने वाले लोग हैं उनकी पार्टी ने 22 बार फायरिंग करी थी, 22 फायरिंग हुई है उस वक्त में सोयला में हुई थी, चौंक में, गरसाना में हुई, पर साथ में गुजरों में हुई है। कुल 22 फायरिंग में 72 गुजर मारे गए थे। 72 गुजर मारे गए थे। 12 दिन लाशें पड़ी रही थी और उसके बाद सरकार बदल गई उनकी और मैं मुख्यमंत्री बना। मैंने उस वक्त भी करने बैंसला साहब मेरे संपर्क में रहे, धरने दिए, फिर भी उन्होंने रेल पटरी में बैठ गए, सब कुछ किया उन्होंने। हमने प्यार से, भाईचारे समझे से उनको उठाया बार बार। हमने आरक्षण दिया 1% फिर 5% दिया। आज सैकड़ों लोग
आरएस बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं उनके गुर्जर समाज के। और सबसे बड़ी बात है, फायरिंग में मारे गए 72 लोग। मेरे वक्त में फायरिंग छोड़ो, मैंने लाठीचार्ज तक नहीं होने दिया, लाठीचार्ज नहीं होने दिया। ये किस मुंह से बात करते हैं हमारी? फिर भी भड़का रहे लोगों को। जनता समझ चुकी है, आप देखेंगे इसको सब। तो यहाँ पर अशोक गहलोत ने बताया कि गुर्जर समाज को दरअसल भड़काने की कोशिश हो रही है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब क्या कुछ गुर्जरों के साथ हुआ था, और जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने गुर्जरों के साथ क्या किया। क्योंकि जाहिर सी बात है, गुर्जर वोट को ही साधने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री, और कोई भी स्टोन अनटर्न वो नहीं छोड़ना चाहते हैं जिससे उन्हें जीत मिल जाए। वो तमाम हथकंडे वो अपनाना चाहते हैं। यही नहीं, बल्कि अशोक गहलोत ने यहाँ पर यह भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब वो गुजरात के प्रभारी थे तो उन्होंने ये कहा था कि एक मारवाड़ी की वो बात को मानेंगे गुजराती, या फिर एक गुजराती की बात को मानेंगे। गुजराती की बात को नहीं मानेंगे तो मैं कहां जाऊंगा। तो गुजराती वर्सेस मारवाड़ी की बात भी अशोक गहलोत ने की। उसका जवाब क्या दिया और किस तरह से उन्होंने अपनी बात को रखा, वो भी आप सुनिए। जब मैं इंचार्ज था वहां पर गुजरात के अंदर 17 के अंदर, प्रधानमंत्री जो अभिनेता भी तो है, जिस रूप में अभिनय करते हैं वो, मैं ओबीसी का हूं, मैं नीच हूं, मुझे नीच कह दिया। कमाल है, किसी ने नीच नहीं कहा उनको उस वक्त में, किसी ने नीच नहीं कहा, और एकदम माहौल बना दिया। एक मारवाड़ी आया हुआ यहाँ पर इंचार्ज के रूप में। भाई और बहनों, अगर मारवाड़ी की बात मानोगे तो मैं गुजराती हूं, मैं कहां जाऊंगा, मैं किसके पास जाऊंगा। और वोट ले लिए वहां पे भावुक बन करके। हम चुनाव काम में नहीं हो पाए, काम में होने वाले थे हम लोग उस वक्त में। गुजराती बन गए, मैं कहां जाऊंगा। अब वो गुजराती यहां आ रहा है ना, हम तो नहीं कहने कि ये गुजराती आ गया है। भाई और बहनों, गुजराती की बात मानोगे तो मैं कहां जाऊंगा, मैं तो आपके पास ही आऊंगा। बताइए आप। मैं भी तो कह रहा हूं, राजस्थान वासियों, गुजराती आके घूम रहा है यहां पर, वोट मांग रहा है। मैं आपका हूं, मैं थासू दूर नहीं हूं, मैं कहां जाऊंगा। सवाल ये है। अब कह दिया कि मैं गारंटी देता हूं 4थी बार मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, अगली बार मुख्यमंत्री वापस नहीं बनेंगे। ये भविष्यवक्ता है क्या? खुद तो भविष्यवाणी कर रहा है, अगली बार मैं ही प्राइम मिनिस्टर होऊंगा, मैं लाल किले पे आऊंगा, मैं योजना बनाऊंगा। और 5 साल के लिए आप अनाउंसमेंट कर रहे हो, चुनाव चलते हुए किसान नीति की बात हो, 5 साल के राशन की बात हो। ये क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिखता कि वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या घोषणाएं हो रही है चुनाव चलते हुए। तो आपने सुना यहाँ पर अशोक गहलोत ने यहाँ पर करारा एक तरह से जवाब दिया है, और ये कहा है कि देखिए यहाँ पर एक गुजराती जो इलेक्शन कैंपेन करते हुए घूम रहा है, क्या मैं तो यही का हूं, आपका हूं, तो यहीं पर ही रहूंगा, कहीं जाऊंगा नहीं, सिर्फ चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं आया हूं। अगर प्रधानमंत्री ये बात गुजरात के इलेक्शन में कह सकते हैं तो क्या मैं ये बात यहाँ पर नहीं कह सकता हूं। और भविष्यवाणी जो उन्होंने की है, तो अशोक गहलोत का कहना है कि उनको लेके भविष्यवाणी है कि वो अब कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन अपने लिए वो भविष्यवाणी ये करते हैं कि वो शायद सदा प्रधानमंत्री रहेंगे। और इस भविष्यवाणी को लेकर पलटवार सिर्फ अशोक गहलोत ने ही नहीं बल्कि प्रियंका गांधी ने भी किया है। और प्रियंका गांधी का एक खास अंदाज है पलटवार करने का। आप सुनिए कैसे इस भविष्यवाणी पर खुद उन्होंने भी एक और भविष्यवाणी की है। सुनिए आप जरा उसको। मैंने सुना कि आज मोदी जी ने एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की है। हाँ, कुछ भविष्यवाणी उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे अहंकार से नहीं, शायद मंच पे खड़े थे, उन्होंने कहा कि मैं आज बहुत बड़ी भविष्यवाणी करने वाला हूं कांग्रेस की जो सरकार है, गहलोत जी की सरकार के बारे में। तो आज मैं यहाँ पे खड़े होकर आपकी इस पावन धरती पे मैं भी एक भविष्यवाणी करती हूं। सुन लो। और मेरी भविष्यवाणी ये है कि अगर इसी तरह से
मोदी जी और उनकी सरकारें देश की सारी संपत्ति बड़े बड़े उद्योगपतियों को सौंपती रहेगी, तो एक ऐसा दिन आएगा जब इस देश की जनता का गुस्सा संभल नहीं पाएगा, जब इस देश की नाराजगी का सामना मोदी जी को करना पड़ेगा। और अगर उस समय मोदी जी ने अपना सर झुकाया नहीं और अगर उस समय जनता की बात मानी नहीं, तो मोदी जी का नुकसान होगा। क्योंकि मोदी जी आज जिस तरह से सरकार चला रहे हैं, अगर मोदी जी खुद ही समझ जाएं और आप उनको समझा दें कि ये नहीं चलेगा, कि जो देश की संपत्ति है ये किसी एक दो जनों के हाथों में मत सौंपो मोदी जी, ये आपका कर्तव्य नहीं है इस देश के प्रति, इस बात को उन्हें समझाना पड़ेगा। और मैं जानती हूं कि आप इस बात को आस्ते आस्ते समझ रहे हैं, आप खुद समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि देश में किस तरह से बड़े बड़े उद्योगपतियों का फायदा हो रहा है और गरीबों किसानों का नुकसान हो रहा है। तो मेरी भविष्यवाणी यही है कि देश की जनता सब समझ जाएगी। देश की जनता में आज नहीं तो कल विवेक आएगा ही आएगा। तो भविष्यवाणी यहाँ पर प्रियंका गांधी ने भी की है कि जनता में आज नहीं तो कल विवेक आएगा ही आएगा, और तब प्रधानमंत्री क्या करेंगे। और प्रधानमंत्री ने शायद ये भविष्यवाणी भी कभी नहीं की होगी कि उनके नाम के साथ पनौती ऐसा चिपक जाएगा कि वो चाहकर भी उसको हटा नहीं पाएंगे। पप्पू लगाने के लिए राहुल गांधी के नाम के साथ उन्होंने हजारों रुपया जो है वो खर्च किया, पूरा मीडिया लगाया, बीजेपी IT सेल लगाया, सब कुछ किया। लेकिन आप ये देखिए कि पनौती तो खुद लोगों ने ट्रेंड किया और उनसे राहुल गांधी ने लिया, और उसके बाद अब ये देखिए कि वो इस तरह से उनके नाम के साथ चिपक गया है कि अब लग नहीं रहा कि आसपास कभी हटने वाला है। उसको लेकर कांग्रेस ने कोई पैसे खर्च नहीं किए या कांग्रेस ने कोई ट्रेंड नहीं चलाया, बल्कि जनता ने ट्रेंड चलाया और उसको राहुल गांधी ने हाथों हाथ लिया। और अब ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के नाम के साथ ये पनौती शब्द इस तरह से जुड़ गया है राजस्थान के चुनाव में कि अब आने वाले वक्त में या आने वाले चुनाव में उनके नाम के आगे से हटने जाना नहीं है। ये भी शायद कभी भविष्यवाणी नरेंद्र मोदी ने नहीं की होगी। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए, इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। बिलाल सब्जवारी जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जाना माना चेहरा आपके साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ ही ओम सैनी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, 50 साल से ज्यादा का उनका जर्नलिज्म का अपना करियर है, जाना माना चेहरा है, अक्सर आप उनको अलग अलग जगहों पर देखते रहे हैं। बहुत स्वागत आप दोनों मेहमानों का इस कार्यक्रम में। और शुरुआत बिलाल साहब मैं आपसे अगर करूं, ये भविष्यवाणी है नरेंद्र मोदी की या फिर ये धमकी है? क्या एक लोकतांत्रिक निजाम में एक लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री को ये शोभा देता है कि वो ये कहे कि इस बार नहीं बल्कि अब कभी भी अशोक गहलोत मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे? देखिए बुशरा साहिबा, भविष्यवाणी जो सही मायनों में जिन जिन लोगों का ये प्रोरोगेटिव है, या तो वो ज्योतिषी होते हैं या पंडित होते हैं या फिर अध्यात्म की पृष्ठभूमि से जुड़े होते हैं, जो आने वाले समय को भाप लेते हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री जैसे स्टेचर का आदमी, जिसकी पृष्ठभूमि से, जिसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि से हम सब लोग अच्छी तरह वाकिफ है, इस मौजूदा सरकार के अंदर किस तरह से लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारों को जो गिराने के खेल हुए, जिस तरह से देश के अंदर संवैधानिक पदों पर बैठे हुए राज्यपालों को दुरुपयोग किया गया, इसको इस दिशा में देखने की जरूरत है। प्राइम मिनिस्टर जैसे स्टेचर का आदमी जब इस तरह की वार्निंग एक खुले मंच से करता है तो उसका अपना एक अर्थ होता है, उसका एक अपना पॉलिटिकल सेंस होता है। दरअसल प्रधानमंत्री ये भूल गए कि जिस बात को वो भविष्यवाणी कह के लोगों को संबोधित करना चाह रहे थे, दरअसल वो भविष्यवाणी नहीं बल्कि प्रधानमंत्री की एक तरह से चुनौती थी और एक तरह से ये कह सकते हैं वार्निंग थी राजस्थान के चुनाव की पृष्ठभूमि में
अशोक गहलोत के लिए और खासतौर से कांग्रेस के लिए कि भारतीय जनता पार्टी का राज्य के चुनाव के बाद क्या प्लान हो सकता है, किस तरह से विधायकों के अंदर तोड़ फोड़ की जा सकती है आने वाले भविष्य में, किस तरह से संसाधनों का दुरुपयोग किया जा सकता है, किस तरह से राजनीति के अंदर जो साम दाम दंड भेद है उस राजनीति का चरित्रार्थ देखने को मिल सकता है, किस तरह से राज्यपालों की जो अभी तक भूमिकाएं रही है खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में उसका भी रूप देखने को मिल सकता है। तो ये बात हुई जिसको वो भविष्यवाणी कह रहे थे। वास्तव में तो ये एक पॉलिटिकल वार्निंग थी जिसको सबको समझने की जरूरत है। वही उन्होंने दूसरा अटैक ये कहते हुए कांग्रेस पे किया कि कांग्रेस एक परिवारवाद की पार्टी है और कांग्रेस के इतने बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जो दलित पृष्ठभूमि से आते हैं उनका ये सम्मान नहीं करती। तो सवाल ये खड़ा होता है कि मोदी जी इस नैरेटिव को राजस्थान के चुनाव में आखिर क्यों लाना चाहते हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस की लीडरशिप और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में कोई विभाजन पैदा करना चाहते हैं? ये बात कह के क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दलितों की पृष्ठभूमि में दलित सभाओं को संबोधित करते हुए दलित और कांग्रेस के जो एक पारंपरिक रिश्ते रहे उसके बीच में कोई विभाजन करना चाहते हैं? साथ ही साथ उन्होंने जिस तरह से राजेश पायलट और सचिन पायलट को भी एक कोट किया, तो क्या वो वहां पर राजेश पायलट का जो इतिहास रहा है कांग्रेस के अंदर, सचिन पायलट को जो इतिहास रहा है वो उसके अंदर क्या गुजरों के अंदर एक कंफ्यूजन पैदा करना चाहते हैं कि कांग्रेस इनको सम्मान नहीं करती? तो ये सारे वो पॉलिटिकल मैसेजिंग थी जो प्रधानमंत्री की राजनीतिक चतुराई से जुड़ी हुई थी, उनकी भाषणबाजी की चतुराई से जुड़ी थी, वो लोगों की एक माइंडसेट से और पॉलिटिकल साइकोलॉजी से खेलने की कोशिश कर रहे थे। तो ये साफ जाहिर होता है कि प्राइम मिनिस्टर खास तौर से राजस्थान के चुनाव को जिसको उन्होंने पूरी तरह अपने दिल पर ले लिया है, किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं। साथ ही साथ जब आप दलित पृष्ठभूमि या दलित किसी व्यक्तित्व की बात करते हैं तो मैं यहाँ ये कह देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से देश के लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी ये बताए इस देश के अंदर कि ऐसे 5 नेताओं के नाम बताए जो दलित पृष्ठभूमि से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी के अंदर एक पॉलिटिकल रूप में जिनको स्थापित किया हो। दरअसल भारतीय जनता पार्टी तो प्रारंभ से ही आरक्षण विरोधी पार्टी रही है, दलित विरोधी पार्टी रही है और भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी की राजनीति की है, उनका हिंदुआइजेशन करके और हिंदुआइजेशन करने के माध्यम से पॉलिटिकल फॉर्म में उनको एनकैश करने के लिए उनका कम्युनलाइजेशन किया। तो भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई आधार नहीं है जिसके माध्यम से वो कहे कि कांग्रेस दलित नेताओं का सम्मान नहीं करती। वास्तव में कांग्रेस ने तो देश के अंदर मीरा कुमार जैसे बड़े बड़े नेता दिए जो स्पीकर हैं कांग्रेस के अंदर, सुशील कुमार सिंधे जैसे मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दिए, मुकुल वासनिक जैसे बड़े बड़े नेता दीजिए और आज इस परिवार ने पूरी कांग्रेस की बागडोर एक दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दी है। तो ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे की हमदर्द हो गई है, तो एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बनाए गए थे कांग्रेस के, तो उनके बेटे प्रियांक खड़गे पर कौन सी सरकार की एजेंसियों ने रेड की थी, ये भी सवाल खड़ा होता है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, तमाम सवाल हैं उठ खड़े होते हैं। ओम सैनी जी, आप इसको किस तरह से देखते हैं? प्रधानमंत्री की ये भविष्यवाणी कि इस बार नहीं बल्कि वो कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे अशोक गहलोत, और यही नहीं अपने बारे में तो उनकी भविष्यवाणी ये है कि वो फिर से लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराएंगे 2024 में, बल्कि बात तो वो 2047 तक की करते हैं और हर बात के एक्सपर्ट हैं वो, मौसम वैज्ञानिक से लेकर हर चीज के, और अब लग रहा है कि वो भविष्यवाणियां भी करने लगे हैं, ज्योतिषी भी हो गए हैं। तो कैसे देख रहे हैं आप इसको, खासतौर पर राजस्थान की पॉलिटिक्स में? देखिए, एक शब्द है मायावी। प्रधानमंत्री राजनीति के मायावी हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में तो उनको जो काम करना चाहिए वो उन्होंने किया नहीं। भारत का प्रधानमंत्री तो संविधान के मुताबिक काम करता है, वो तो इसके प्रीएम्बल को नजर में रखता है, इसकी सारी घोषणाओं को नजर में रखता है, इसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को नजर में रखता है। वो सब तो देखा नहीं उन्होंने।
उन्होंने उन सारे आडंबरों को अपना लिया जो कि राजनीति में बहुत बहुत कमजोर किस्म की बातें करने वाले लोग किया करते हैं। मुझे नहीं मालूम कि भारतीय जनता पार्टी जब बनी थी 1980 में, और जो उसके जन्मदाता थे अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी, वो भी मेरा ख्याल है कि हिंदुत्व की निगाह रखते थे, लेकिन उनकी निगाह में ऐसी शब्द शैली नहीं थी, ऐसी मौद्रिक मुद्राएं नहीं थी उनकी, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री करके दिखाते हैं। डूंगरपुर में या बांसवाड़ा में बोलते हुए ये जो बोला है इन्होंने कि माओ जी का पता किसी देवता का नाम लिया जो लोक देवता है, और उनके यहाँ खड़ा होकर मैं जो बोल रहा हूँ वो सच साबित होगा। ये भविष्यवाणी की इस तरह की बातें बहुत हल्की बातें हैं ये, और इसके जरूरी है कि इसको भारतीय जनता समझे। हमारे नौजवानों को समझना चाहिए कि हमारे जो राजनेता हैं वो किस तरह की भाषा से संबोधित कर रहे हैं, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे जो सबसे मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होके और प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, अगर वो इस तरह की बातें करते तो आश्चर्य होता है। संप्रदाय हमारे यहाँ जाति संप्रदाय ये सारे स्वाभाविक हैं, इनमें समन्वय स्थापित करना ही राजनेताओं का काम है। एक समतावादी समाज का निर्माण करना ही राजनेताओं का काम है। लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो समतावादी समाज की रचना में ज्यादा गौर नहीं करते। वो उन सब को बांट करके किस तरीके से अपनी ताकत बढ़ाई जाए, अपना समर्थन बढ़ाया जाए, उसकी बात करते हैं। वो और बात भी बोले हैं वहां पर, लाल डायरी की बात भी वहां पर जहां बोल रहे हैं उसमें, उस कॉन्स्पिरेसी को एक्सपोज किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक साजिश थी छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट करने की 4 दिन पहले, लेकिन वो खत्म हो गई, कर नहीं पाए। तो इस तरह की आरोप है कि इस तरह की जालसाजियां हो रही हैं जो कि नहीं होना चाहिए। और भारत का जो मुख्यमंत्री ने तो अपनी प्रेस वार्ता में यह भी कहा है कि भारत के निर्वाचन विभाग को नहीं दिख रहा क्या कि वो कहाँ बोल करके कहाँ घोषणाएं कैसी घोषणाएं कर रहे हैं, जैसे कि अभी जो कि इस दौर में नहीं की जा सकती, इस दौरान जब चुनाव हो रहे हो नहीं की जा सकती। वो कह रहे हैं कि 5 साल तक ये देंगे, 5 साल तक वो देंगे। तो ये देखिए, ये प्रधानमंत्री की सोचने की बात है, और उनकी पॉलिटिकल पार्टी को भी सोचना चाहिए। कांग्रेस के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहे हैं कि राजेश पायलट के साथ क्या हुआ था, सचिन पायलट के साथ क्या हुआ है। उनको ये पता ही नहीं कि डेमोक्रेटिक पार्टी में जो कुछ हुआ था वो हुआ था। डेमोक्रेटिक पार्टी में सब लोगों को एक दूसरे की आलोचना करने का, चुनाव लड़ने का, अपनी नाइतफाकी व्यक्त करने का अधिकार होता है। ये कोई बीजेपी नहीं है कि आप बोलने के साथ ही आपको 6 साल दिया। तो जरूरी है कि इन सब बातों को प्रधानमंत्री समझें। नहीं समझेंगे तो राजस्थान के लोग समझा देंगे निश्चित रूप से, जैसा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दावा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अनिल जी, गुर्जर जाहिर सी बात है वोट को साधने की कोशिश, फिर उसके बाद दलित वोट को साधने की कोशिश, हिंदू मुसलमान पहले से ही वहां पर हो रहा है। 80-20 की बात होती रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, बुलडोजर और सबकी बात तो वहां पर हो ही रही है। जितना सांप्रदायिकरण होना चाहिए जिस चुनाव का, उससे कहीं ज्यादा राजस्थान का होता हुआ हमने देखा है। हालांकि राजस्थान की एज ए स्टेट इस तरह की प्रवृत्ति नहीं रही है। लेकिन अभी की बात करें, गुजरात और मारवाड़ी की बात भी की है अशोक गहलोत ने। उन्होंने कहा कि जब वो वहां थे, गुजरात इलेक्शन में वहां के प्रभारी थे, उन्होंने कहा कि एक मारवाड़ी की अगर आप बात सुनेंगे तो गुजराती कहा जाएगा, और ऐसे करके वो इलेक्शन जीत गए। अब मैं आपसे अगर ये कहूं कि मैं मारवाड़ी, मतलब मैं तो यहाँ का हूं, आप मेरी बात ना मान के गुजराती की बात माने जो इलेक्शन कैंपेन करके चला जाएगा, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? मैं तो आपके बीच रहूंगा। क्या आपको लग रहा है इस तरह की इमोशनल अपील, इस तरह की बातें लास्ट मोमेंट पे ये असर करेंगी जनता के बीच में? क्योंकि एक वेलफेयर स्कीम का एक जो पूरा उनका नैरेटिव है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है सांप्रदायिक सियासत पर। उषा जी, उस पे आऊं उससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रेकिंग दे देता हूं। अभी लोक पोल ने अपना ओपिनियन पोल दिया है, उसमें कांग्रेस को 87 to 93 सीट्स, बीजेपी को 92 to 98 एंड अदर्स 12 to 8। ये मैं कितने दिनों से बोल रहा हूं कि ये बहुत क्लोज पोल है बोलने के लिए। डिफरेंस ऑफ सीट्स इज ओनली 5 इन फेवर ऑफ बीजेपी। मतलब मैं ये मानता हूं आज की तारीख में भी कि ये बिल्कुल इतना क्लोज है कि कोई नहीं बता सकता कौन जीतेगा। ये अभी मेरे पास फिगर्स आए थे, इसलिए मैंने आपको बताने की कोशिश करी और अपने डिफेंस में बताने की कोशिश करी कि आप मेरे से हर बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन जीतेगा। मैं हर बार आपको कहता हूं कि एक बड़ा कांटे की टक्कर है, और वो चीज मेरी आज प्रूव हो गई। और उनका सैंपल साइज भी अच्छा है, करीब 62,500 सैंपल साइज है इनका। मेरा मानना भी है कि वोटर यहाँ के साइलेंट है, वोटर नहीं बोल रहे हैं हम कहां वोट दे रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है।
अगर आप, मैं बताता हूं आपको, एक ग्रुप के पास आप जाएं, उनसे पूछें कि बीजेपी या कांग्रेस, तो वो आपकी तरफ देखे बोलेगा कांग्रेस। उसके 10 मिनट बाद उसी ग्रुप के पास आप किसी और को भेजिए, वो बीजेपी बोलेगा। मतलब वोटर भी इतना होशियार है कि वो बता नहीं रहा मैं किसको वोट दूंगा। पर ये चीज मैंने आपको इसलिए बताई कि आप मेरे से क्वेश्चन पूछते, तो मैंने पहले उसको क्लियर कर दिया, क्वेश्चन नहीं पूछ सको। जी जी। अब आपने जो तो आपने स्थिति पहले ही क्लियर कर दी है, और जो दर्शक जानना चाहते थे उन दर्शकों की जिज्ञासा और बढ़ गई है अब 3 दिसंबर के लिए, जिस तरह के अभी आपने यहाँ पर आंकड़े बताए हैं उसके बाद। जी, अपनी बात को रखिए। आपका क्वेश्चन मैं भूल गया भूषा जी, मैं उसमें जी, मैं गुजराती और मारवाड़ी की, जी गुजराती और मारवाड़ी की मैं बात कर रही थी कि क्या इस तरह की इमोशनल अपील काम करेगी? कर सकती है। जब छत्तीसगढ़ में ये अपील काम कर रही थी, भूपेश बघेल ने बोला था छत्तीसगढ़िया, ऐसे ही राजस्थान में ये इमोशनल अपील काम कर सकती है। और वो भी किसके मुंह से? वो भी अशोक गहलोत के मुंह से, जो आज सबसे पॉपुलर नेता है राजस्थान के। किसी भी नेता को उठा लीजिए, ये मैं नहीं बोलता हूं, लोग मेरे को बड़ा ट्रोल करते हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये ओपिनियन पोल्स बोल रहे हैं कि उनका जो राजस्थान पे लोगों में एक तरह से लोग उनसे बहुत सेटिस्फाइड हैं, उनके काम से बहुत सेटिस्फाइड हैं। वो फिगर जो है वो 71% आता है। और कंपैरिजन किससे करते हैं ओपिनियन पोल्स? यू कैन नॉट कंपेयर एन एप्पल विद ऑरेंज, बट वो कर रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से कंपेयर करते हैं, तो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी 74% पे आते हैं। आप देखिए, अशोक गहलोत एट 71%, ह्यूज नंबर। तो मेरा मानना है उनके मुंह से ऐसी बात, हमें गर्व है राजस्थानी होने का। मतलब मैं इसको ऐसे पुट करता हूं, मैं हूं राजस्थान का, मुझे गर्व है राजस्थान का होने का। वो बात उन्होंने करी कि 2 गुजराती आके और मेरे लिए वहां बोलते थे कि मारवाड़ी आके और बहला फुसला रहा है आपको, तो यहां मैं भी ये क्वेश्चन उठा सकता हूं। तो ये अपील वर्क कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। हर स्टेट की एक तासीर होती है, उस तासीर में राजस्थानी जो है वो अपनी आर्ट, कल्चर, हेरिटेज और खाना, इन चीजों को लेके अपने आप को मानते हैं कि उनसे बेहतर कोई नहीं है। वो राजस्थानी को आप ये कह रहे हो कि आपका जो राजस्थानी का जो चीज है उसको उठा के गुजराती ले जा रहे हैं, उसको मत छोड़ो। एक तरह से ये बात है, आप राजस्थानी रहो, वो बहुत बड़ी बात है। और किसके मुंह से आई? मैंने आपको यही बोला, वो आई ऐसे लीडर के मुंह से जो यहाँ का टॉप मोस्ट लीडर है, और वो ये बताने की कोशिश कर रहा है, जो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने एक नारा दिया था, मुझे नारा ध्यान नहीं है, बिलाल जी ध्यान होगा, तो बिलाल जी बहुत केयरफुली ट्रैक करते हैं चीजों को, मेरे को नारा ध्यान नहीं है अभी, पर ये बात है, इसका इमोशनल का अंतर जरूर पड़ेगा भूषा जी। और आपको मैंने ये भी बोल दिया कि सीटों का अंतर ये 5 दिखाते हैं, मैं तो कहता हूं 5 का भी नहीं है आज की तारीख में। और सब कुछ डिपेंड करेगा लास्ट माइल पे, आपका बूथ लेवल वर्कर क्या लोगों को घर से निकाल के और वोट डलवाने जा पाता है या नहीं। यही राजस्थान का इलेक्शन का अंत है, और यही राजस्थान का इलेक्शन बताएगा। क्या कांग्रेस कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। क्या राजस्थान में अब के कांग्रेस के वर्कर्स लोगों को घरों से बाहर निकाल के वोट डलवाने जा सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, उनके यहाँ वर्कर जो है वो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब के यही देखना है क्या अशोक गहलोत के फेवर में ये लोग जितने भी बूथ लेवल वर्कर्स हैं, क्या वो खड़े हैं और उनकी योजनाओं को लेके लोगों को घरों से निकाल के और पोलिंग बूथ पर ले जा सकते हैं नहीं। आज जो अशोक गहलोत ने बोला उसमें स्टेटमेंट थे, आप लोगों ने शायद डिस्कस कर लिए होंगे, मैं दूसरे चैनल पे था अभी, तो वो डिस्कस हो गए होंगे जो अशोक गहलोत ने बोला। पर मैं ये मानता हूं ये इमोशनल अपील राजस्थानियों में कम से कम, क्योंकि अब देखिए जयपुर तो कॉस्मोपॉलिटन जैसा हो गया है, आपको हर जगह के लोग दिखेंगे, पर और जगहों पे नहीं दिखेंगे इतने। क्या वहां पे वर्क करेगी? बिल्कुल करेगी, और खास तौर से मारवाड़ एरिया में वर्क करेगी, जहां से खुद अशोक गहलोत आते हैं। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। और अशोक गहलोत एक ऐसे नेता हैं जो हर समाज में एक्सेप्टेबल हैं, और उनकी एक एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो अक्रॉस राजस्थान है। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर किसी तबके या फिर एक जगह तक वो सीमित है, बल्कि उनकी पॉपुलैरिटी पूरे राजस्थान में है। और ये इसका एग्जाम्पल है कि सर्वेज में दिखाए जो जाते हैं उसमें वो मोस्ट पॉपुलर नेता के तौर पर वो उभर कर आते हैं। लेकिन बिलाल साहब, आपको लग रहा है ये जो कामयाबी है अशोक गहलोत की, कि एक तरफ आप ये देखिए कि पूरा का पूरा अमला जो है
वो लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा, जिनको लगता है उनकी गारंटी, उनके नाम पर वो कोई भी हारा हुआ इलेक्शन भी आखिरी मोमेंट पे पलट सकते हैं और जीत सकते हैं। अमित शाह वहां पर हैं, एक हिंदुत्ववादी चेहरा योगी आदित्यनाथ के तौर पर उनको बार बार वहां पर भेजा जा रहा है। हेमंत बिस्व शर्मा जो नए हिंदुत्ववादी चेहरे के तौर पर लगातार उभर रहे हैं, हालांकि पहले से वो रहे हैं लेकिन अब और मुखर हो गए हैं, वो वहां पर लगातार जा रहे हैं। रमेश बिधूड़ी को टोंक का प्रभारी बनाकर वहां पर भेजा जाता है। और दूसरी तरफ अशोक गहलोत की छवि है, एक वेलफेयर स्टेट का जो ख्वाब उन्होंने दिखाया है, जो स्कीम्स वो लेकर आए, काम करके दिखाएं, वो है। तो आपको लगता है कि अगर टक्कर भी है तो ये कहीं ना कहीं अशोक गहलोत की, उनके कामों की कामयाबी है? यकीनन बुशरा साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं अशोक गहलोत साहब का जो ओवरऑल पर्सनालिटी है और जो मौजूदा क्लोज कॉन्टेस्ट है, उसको प्राइम मिनिस्टर की उसी वार्निंग से मैं कनेक्ट करना चाह रहा हूं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को के पास ये इनपुट मौजूद है कि कॉन्टेस्ट बहुत क्लोज हो गया राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी और गहलोत के बीच में। तो इसीलिए उन्होंने वो भविष्यवाणी एक फॉर्म में, वार्निंग के फॉर्म में की है कि अगर बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट हो सकता है तो किस तरह से तोड़ फोड़ की राजनीति की जाएगी, ये मैसेजिंग कर दिया उन्होंने पूरा। इसलिए मैंने आपको उस भविष्यवाणी की पॉलिटिकल डायमेंशंस रखी थी कि क्लोज कॉन्टेस्ट में तोड़ फोड़, गवर्नर की भूमिकाएं, पैसे संसाधनों का दुरुपयोग कैसे किया जाता है, इसका एक डिजाइन उन्होंने एक पेश कर दिया। अब रहा सवाल अशोक गहलोत जी का। देखिए, जहां तक मैं राजस्थान के कल्चर को, राजस्थान की संस्कृति को, राजस्थान के लोगों को जितना मैं परिचित हूं, उसके आधार पर ये मैं कह सकता हूं कि ये राजस्थान के जो लोग हैं स्वभाव से बहुत सरल होते हैं, उनके अंदर एक भोलापन होता है और ये चालाक किस्म के लोग नहीं होते। ये बौद्धिक जरूर होते हैं जो चालाकी को हैंडल कर लेते हैं। लेकिन जिस तरह से अशोक गहलोत जी ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन का पूरा तजुर्बा इस चुनाव के अंदर लगाया है, वो इस बात को साबित करता है कि लास्ट मोमेंट पर जो माइंडसेट लोगों का बन चुका है और अब एक फिनिशिंग लाइन की जरूरत है, एक फिनिशिंग कॉल की जरूरत है। उस समय अशोक गहलोत ने इस पूरे चुनाव को गुजरात, राजस्थानी अस्मिता बनाम गुजराती अस्मिता में कन्वर्ट कर दिया है। जिस बात को उन्होंने कहा कि मारवाड़ी बनाम गुजराती का जो इमोशनल कॉल है, वो वास्तव में माइंडसेट के एतबार से राजस्थानी अस्मिता बनाम गुजराती अस्मिता है। वो बताना चाहते हैं कि हम भोले भाले लोगों को ये चालाक लोग लूटने आए, तो राजस्थान के लोगों अलर्ट हो जाओ, सावधान हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि ये डाका डाल के यहां से चले जाए, तुम्हारा वोट लूट के न ले जाए, चोरी करके न ले जाए। तो इसलिए उन्होंने गुजराती अस्मिता के आधार पर इस चुनाव को मोल्ड कर दिया है। और मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि यह कांग्रेस के लिए एक फिनिशिंग लाइन हो सकती है कि वो अपने आप को इस रेस में अपने आप को जिता ले जाए। तो ये फिनिशिंग लाइन अशोक गहलोत जी ने दे दी है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि प्रधानमंत्री ने पूरी कोशिश ये की है कि पूरा चुनाव अपने पर्सनैलिटी पे लड़े। प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी में जिस पॉलिटिकल पोजीशनिंग को रखते हैं, वो प्रधानमंत्री स्टेट्स के मुख्यमंत्री बनाते हैं और मुख्यमंत्रियों को हटाते हैं एंटी इनकम्बेंसी के चलते, पूरी कैबिनेट बदल देते हैं। उत्तराखंड के अंदर 3-3 मुख्यमंत्री बदले, गुजरात के अंदर पूरी कैबिनेट मुख्यमंत्री बदले। लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री की पूरी पर्सनैलिटी अशोक गहलोत जैसे व्यक्तित्व से जूझने में लग रही है। वहां उनकी पूरी ऊर्जा इनका हास हो रहा है। ये बताता है कि अशोक गहलोत राजस्थान में कितने खाटी और कितने तजुर्बेकार नेता है, जिनसे जूझने के लिए प्रधानमंत्री जैसे व्यक्तित्व को पूरे साम दाम दंड भेद और संसाधनों के चलते उनको हिला नहीं पा रहे। तो ये अशोक गहलोत की पर्सनैलिटी है, ये उनका तजुर्बा है, यही कांग्रेस की रणनीति। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं और बहुत बेबाकी से आपने यहाँ पर रखे हैं बिलाल साहब। ओम सैनी जी, एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि अगर वैसे देखा जाता तो वसुंधरा राजे वर्सेस अशोक गहलोत या अशोक गहलोत वर्सेस वसुंधरा राजे होना चाहिए था, लेकिन हो रहा है मोदी वर्सेस अशोक गहलोत।
ये जिस तरह का ये नैरेटिव पूरे इलेक्शन में बना है इस बार, इसको आप कैसे देख रहे हैं? इसका फायदा या नुकसान किसको देख रहे हैं? आपने बहुत इलेक्शंस जो हैं तमाम, अपने आप की पूरी जिंदगी हो गई आपको इलेक्शंस कवर करते हुए, तमाम चीजों को देखते हुए। पिछले इलेक्शन से ये इलेक्शन आपको कितना मुख्तलिफ, कितना अलग लगता है? देखिए, प्रचार का पर्दा जब गिरा है अभी शाम को 5 बजे, उस वक्त जो दृश्य सामने उभरे हैं उसमें यह है कि वसुंधरा जी का कहीं पता नहीं है, बाकी लोगों का भी नहीं है। कुल मिलाकर के 2 ही लोग सामने नजर आ रहे हैं, एक तरफ अशोक गहलोत है और एक तरफ नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरे पास में जो कुछ है उससे चौथी बार मैं तुम्हें चीफ मिनिस्टर नहीं बनने दूंगा, इस तरह की बात कही। जवाब में अशोक गहलोत अपनी बातों में कहते हैं कि यहाँ पर 10 करोड़ एक पहली किस्त देने के बावजूद तुम सरकार नहीं बदल सके तो तुम फिर आगे क्या बदल लोगे, देख लेंगे तुम्हें वो भी। लेकिन बड़े पोलाइट और अप्रत्यक्ष रूप से सारी बातें हो रही हैं। ये जो लास्ट सीन में जो आया, इसमें मुझे लगता है, मैं देखिए हमेशा से इस बात पे अनिल जब भी कहते हैं कि इस कंटेस्ट बहुत मजबूत है, तो मैं कहता हूं कि नहीं है, इसको संभालना बड़ा मुश्किल था। बाकी और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इस कैडर के बारे में तो बहुत अच्छे तरीके से राजेंद्र राठौड़ जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, वो ठीक से एक हिसाब दे के गए हैं कि करीब 2 लाख लोगों को इन्होंने अलग अलग कामों में लगाया है सरकारी, उसके अंदर नौजवानों को, जिनको कि 15,000 से 5,000 रुपये महीना तक मिल रहा है पिछले 6 महीने से। वो इनके हार्ड वर्कर हैं, उन लोगों को पता है कि बेरोजगारी का मतलब क्या होता है और उससे कैसे निपटने की काम चीफ मिनिस्टर कर रहा है। लेकिन वो चीजें दब गई हैं और वो लोग जो बहुत वोकल थे, जो आज भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेकर के मुकदमा मतलब प्रत्याशी बने हुए हैं, वो पहले बेरोजगारों के लीडर थे, वो लोग उधर हैं आज। लेकिन वो जो जिनको लाभान्वित, जिसे लाभार्थी कहा जा सकता है, वो लोग बाकायदा कांग्रेस के साथ में और अशोक गहलोत की टीम के रूप में 53 जो हमारे जिले हैं उसमें लगे हुए हैं। सारे विधानसभा क्षेत्रों में उनका अपना काम है बहुत बेहतर तरीके से। तो ऐसा नहीं है। और फिर कांग्रेस के लोगों में भी जब शासन आने की संभावना होती है तो वो एक अलग स्वरूप लेकर के आता है और उसका भी एक फायदा मिलेगा और कहीं भी कमजोरी नजर नहीं आई। ये जो आखिरी कर्टेन के डाउन होने के साथ में जो बयान होना चाहिए था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री ने की और उधर जो नरेंद्र मोदी साहब और अमित साहब बोल के गए हैं और बोल रहे हैं, उसको बिल्कुल बराबर करने का जो सिलसिला किया है वो कमाल है। लाल डायरी वाली बात भी बोले हैं वो, और वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से आप वो करवाइए, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये जो ऐप वाला है ये भी बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसकी भी जांच करवानी चाहिए। निर्वाचन आयोग को देखना चाहिए। ये निर्वाचन आयोग को सीधे से टारगेट किया उन्होंने, ऐसा नहीं कि कोई अलग से कहा कि आप देखिए इन सब बातों को कैसे हो रहा है। वो ऐसे में लग रहा है, मुझे लगता है कि एज है कांग्रेस की, अच्छी खासी एज है। ये बात तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि नतीजे नहीं आ जाएंगे, लेकिन लग रहा है क्योंकि इतने पस्त हालत में प्रधानमंत्री को मैंने कभी नहीं देखा पिछले 9 साल के अंदर। जैसा राजस्थान में आकर के वो पस्त हुए, उनकी जुबान इधर से उधर फिसलती रही है और इस हद तक फिसली कि ऐसा बटन दबाइए कि उसके बाद में जिंदा ना बचे कोई, जिस तरह की बात उन्होंने कही है। और लोग इस पे सब कह रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि ये एक प्रधानमंत्री का बयान हो सकता है, एक प्रधानमंत्री इस तरीके से बोल सकता है। वो बोला है उन्होंने। तो ये ऐसे हालात में है कि उनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि अब कैसे आगे काम किया जाए। अब बी प्लान की बात करते हैं अमित शाह साहब, तो बी प्लान का जवाब उन्होंने दिया कि 10 करोड़ तक तो हमारे लोग बिकते नहीं है। उसके बाद की बात अभी सामने आई नहीं। और फिर अगर आपके पास में एक संख्या आ जाती है 3 तारीख के नतीजों के साथ में, तो उसके बाद में तो आप समझिएगा कि फिर तो इंडिया का सिलसिला चलेगा कि पूरे हिंदुस्तान में जो मुकाबले की तैयारियां हो रही है बाद में जाकर के लोकसभा की, उसका चलेगा। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री ने ठीक वक्त पे ठीक बात कही है और बड़े संतुलित तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से अपने बिल्कुल टारगेट को फिट निगाह में रख करके बात कही है। जी बिल्कुल। और क्योंकि अगर कांग्रेस वेलफेयर स्कीम्स लेकर आती है और फ्रीबीज की बात होती है तो उनको रेवड़ियां कहा जाता है, फ्रीबीज कहकर कहा जाता है। लेकिन जब वही बात उसी लाइन पर जब भारतीय जनता पार्टी चलती हुई नजर आती है जी, तो वो घोषणाएं होती हैं, वो स्कीम्स होती हैं, वो आम लोगों के साथ खड़े हैं। तो ये जो पूरा का पूरा ये फर्क है, ये पैदा करने की कोशिश जो है वो लगातार की जाती है। लेकिन अनिल जी, भाषा की तो तमाम सारी जो मर्यादाएं हैं
उनका उल्लंघन होते हुए, उनको तार तार होते हुए हमने राजस्थान के इलेक्शन में देखा। चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, देश के प्रधानमंत्री हो, देश के गृह मंत्री हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी की पूरी लीडरशिप हो, सबको हमने देखा कि किस तरह की बयानबाजी उनकी तरफ से की गई है। और अब ये कहना कि वो भविष्यवाणी कर रहे हैं कि कभी वो नहीं आएंगे, तो ये क्या आपको लगता है ये एक तरह की टेस्टिमनी है, एक तरह के प्रूफ्स हैं जो ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री कुछ भी कहकर वो बस इलेक्शन जीतना चाहते हैं? क्योंकि वैसे भी 9.5 साल में उनका वाहिद मकसद यही रहा है, उनकी पूरी राजनीति का, कि वो चुनाव प्रचार करें, इवेंट करें, मोदी मोदी कहें, वो जीते। और क्योंकि विपक्ष में तो कभी आज तक वो बैठे नहीं है, तो उन्हें आदत भी नहीं है कि विपक्ष का नेता कैसे बना जाता है या कैसे वो बिहेव करता है, उन्हें शायद पता भी नहीं है। तो आपको लगता है ये सारी चीजें क्या कारगर साबित हो सकती हैं एंड मोमेंट पे, जो सब कुछ किया गया है, जो मोदी मोदी की आवाजें आई, या अशोक गहलोत की जो एक सधी हुई छवि है, एक बहुत हम्बल, बहुत डाउन टू अर्थ होकर रहते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, सीधा संवाद करते हैं, उसका असर लोगों पर ज्यादा पड़ रहा है, ये आप देख रहे हैं? आपने लैंग्वेज की बात करी, जो जिस तरह की लैंग्वेज आपकी यूज करी गई, मैं उसकी बहुत कड़े शब्दों में निंदा करने की इच्छा करती है, क्योंकि चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हुए हो, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हुए, बीफिटिंग वो भी नहीं था जो ओम सैनी जी ने याद दिलाया कि ईवीएम की मशीन को ऐसे दबाइए कि फांसी लग जाए। ये भी बीफिटिंग टू प्राइम मिनिस्टर नहीं था। उन्होंने क्यों बोला, कैसे बोला, मुझे लगता है जितनी भी बीजेपी की तरफ से आपके स्टेटमेंट्स आए वो ज्यादा बुरे थे कांग्रेस के बनिस्बत। उसका कारण क्या था बुशा जी? उस कारण में जाना पड़ेगा। उसका मेन कारण है बीजेपी को अपना ये दिख रहा है कि हम रिक्वायर्ड नंबर्स नहीं ला पा रहे हैं। ये जो झुंझलाहट है, ये जो बौखलाहट है, ये वो दर्शाती है। तो आप कुछ भी बोलते हो, अनशन जो दिमाग में आता है बोलते जाते हो, आप इस चक्कर में रहते हो। शायद यही जनता एक्सपेक्ट करती है मेरे से, और मैं यही बोलूंगा और इससे जनता मेरे से जुड़ेगी। पर आपको बताऊं, आपके मैंने जितनी भी, क्योंकि 2013 का जो इलेक्शन था वो मैंने कवरेज करा था, 23 रैली में मोदी जी की मैं गया था, और मैं 23 रैली के बाद में जब वापस आया था, मैंने आपके आके कहा था कि कांग्रेस का सफाया निश्चित है, क्योंकि लोग मोदी जी से बहुत जुड़ रहे थे और वो एंथुसियाज्म था, वो सब था। अब के वो सब मिसिंग है, और शायद ये भी एक झुंझलाहट पैदा करता है। एका जगह पे मोदी 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 हो गया होगा, नहीं तो बाकी मोदी 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 नहीं हुआ ज्यादा। शायद गहलोत साहब के सामने भी कहीं मोदी 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 के नारे लगे हैं। कल मैं वीडियो देख रहा था तो एक इमर्ज होके आया है। बाकी अब के इतना नहीं था। रोड शो भी आप देखिए जो उन्होंने जयपुर में करा, उसको भी कर्टेल करा था उन्होंने, उसको छोटा कर दिया गया था। उसके बाद वो निकल गए थे, और लोगों की जो वहां पे लोग थे उनको इतना एंथुसियाज्म नहीं था उस रोड शो से। लोग को ये नहीं थे, क्योंकि मोदी जी कुछ बोले नहीं, आप सिर्फ टाटा 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 बाय 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 करके निकल जाते हैं, तो लोगों को इससे कोई इंटरेस्ट नहीं जगता। लोगों को इंटरेस्ट इससे होता है कि आप कोई विकास की बातें कर रहे हैं, क्या आप अशोक गहलोत से कोई बड़ी क्या कर रहे हैं आप। और मैंने बुशरा जी पहले भी कहा था, जो बीजेपी मिस कर गई, जिसपे आज शायद अमित शाह बोले हैं, वो मेजर पॉइंट है। आज अमित शाह को इसलिए बोलना पड़ा कि हम एक कमेटी बनाएंगे जो ओपीएस को रिव्यू करेगी। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि लेट रिएक्शंस हो रहे हैं बीजेपी में। अब मैं पहला आदमी था जिसने कहा था मैनिफेस्टो में ओपीएस को नहीं डालना बहुत अंतर डालेगा बीजेपी के ऊपर, और आज की तारीख में भी। और क्यों बोलता हूं ये भी आपको रीजन दे देता हूं। पिछले अब जो इलेक्शन हुआ था 2018 का, अगर आपने उसे नोटिस कराओ, जीत हार का फैसला सिर्फ 1.5 लाख वोटों से हुआ था। 1,53,000 या ऐसे कुछ टोटल वोट से उसमें कांग्रेस की सरकार बन गई थी। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं, वो तो 20 लाख अगर फैमिलीज को मिलाएं तो 20 लाख प्लस जाते हैं। अगर उन्होंने एक साइड वोट डाल दिया एक तरफा, तो आप बड़े परेशानी में आ जाएंगे। ये चीज आज समझ में आई अमित शाह को। हम तो डे 1 से बोल रहे थे, आज वो बोले हम एक कमेटी बनाएंगे जो ओपीएस को देखेगी, और जबकि उसके इतर बिल्कुल आप जाएं तो अशोक गहलोत ने ये कह दिया है मैनिफेस्टो में कि मैं इसको एक्ट बना दूंगा अगर हम वापस गवर्नमेंट में आए तो। एक्ट बनाने का मतलब है कोई भी गवर्नमेंट उसके बाद जीत के आए तो उसको हटा नहीं सकती। ये मेजर पॉइंट है। चिरंजीवी योजना के लिए आपने अपने मैनिफेस्टो में कुछ नहीं दिया। आज सड़क पे जाइए, गांव जाइए, ढानी जाइए, हम ढानी बोलते हैं, विच आर स्मॉल हैमलेट्स, उनको हम ढानी बोलते हैं राजस्थानी भाषा में। वहां जाइए,
आप जाके बात करेंगे तो कोई ना कोई आपको जरूर टकराएगा जिसने इस स्कीम का फायदा लिया है और उसका नाम लेता है और अशोक गहलोत को दुआएं देता है। बीजेपी को क्या लगा था साहब, उसमें दिया नहीं आपने मैनिफेस्टो में, आप जानते थे पॉपुलर स्कीम से। तो मुझे लगता है बीजेपी कहीं ना कहीं डिले कर गई और लोगों की पल्स को नहीं पकड़ पाई है। अब वापस से बोलता हूं, मैं नहीं जानता हूं कौन जीतेगा कौन हारेगा, वो 3 तारीख को पता लगेगा बुशरा जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, 3 तारीख को आप हमारे साथ होंगे और हम जरूर आपसे पूछेंगे और ये जानेंगे कि आप जितना बच कर जो आपने कहा है वो कितना सही साबित हुआ है, ये हम जरूर जानेंगे। लेकिन ये बात भी है कि जिस तरह से अभी की अगर हम बात कर रहे हैं, मैंने कई वीडियोस देखी जहां पर एक महिला ये कह रही थी कि एक रिपोर्टर से बात करते हुए कि मैं आपको इसलिए देख पा रही हूं क्योंकि अशोक गहलोत ने जो चिरंजीवी योजना वो लेकर आए उसकी वजह से मेरे आंख का ऑपरेशन हुआ और मैं देख पा रही हूं, वरना शायद मैं आपको देख भी नहीं पाती। मैं देख रही थी लोगों के बड़े बड़े कैंसर के इलाज से लेकर टीबी के इलाज से लेकर हर्निया के ऑपरेशन, ये तमाम चीजें लोगों के लिए मुमकिन हो पाई हैं। आपको पता है कि किस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल क्या है हिंदुस्तान का, एम्बुलेंसेज नहीं मिलती हैं, मरे लोगों को बाइक्स पर और पलंग पर लिटा के गरीबों को ले जाना पड़ता है। तो ये सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू। कल राहुल गांधी, आपको पता होगा, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गए थे, उस आदमी का लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है चिरंजीवी योजना में। आप ये बताइए, ये लिवर ट्रांसप्लांट और हार्ट की आप बात करते हैं, डिजीजेस की, वो भी टेक केयर कर रही है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान अंडर अशोक गहलोत लीडरशिप। ये कितनी बड़ी बात है। और राहुल गांधी कल जांचने के लिए ये गए थे कि क्या सच्ची में स्वास्थ्य योजना लोगों में पॉपुलर है या नहीं है। और वहां जाके जब मिले, उनको पता लगा लिवर ट्रांसप्लांटेशन का, तो उनको भी लगा ऐसी स्कीम नहीं है। और लाने वाला कौन था? वो थे अशोक गहलोत। मैं यही चीज आपको बोल रहा था, आप उसको बोल रहे हैं, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी कवर्ड है आपका। इससे ज्यादा आपको हेल्थ में कोई क्या दे सकता है? जी बिल्कुल, विच इज ह्यूज। और कोरोना के बाद तो हमने सबने देखा है कि हेल्थ का जो पूरा सिस्टम है वो कैसे चरमराया था और कितना महत्वपूर्ण है। आप ये देखिए कि गरीब लोग जो हैं उनकी स्वास्थ्य की व्यवस्था किस तरह की है और वो अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं पैसों की कमी की वजह से। अगर सरकार आपको पूरा सपोर्ट करे, और अब 25 से 50 लाख की बात कर रही है, 25 लाख की बहुत बड़ी रकम थी, 50 लाख की वो बात करी, जाहिर सी बात है ये योजना कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में घर कर रही है। और क्या आपको लग रहा है, बिलाल साहब मैं आपके पास आ रही हूँ, ओम सैनी साहब मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि क्या आपको लग रहा है कि ये सिर्फ राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है? कर्नाटका में उन्होंने कहा कि 100 दिन का वादा पूरा करके दिखाया, हम पूरा करके दिखा रहे हैं। राजस्थान की उन्होंने बात की कि 5 साल में हमने जो किया वो हमने करके दिखाया। मैं ये नहीं कह रही कि 100% करके दिखाया होगा, लेकिन ये इससे पहले शायद घोषणाएं सिर्फ घोषणाएं ही रह जाती थी। कम से कम मुझे लगता है कि जिन राज्यों में अभी कांग्रेस की सरकार है उसने जवाबदेह बनाया है कि अगर आप घोषणा कर रहे हैं तो उन्हें कर भी दिखाइए। क्या आपको लग रहा है ये सिर्फ स्टेट पॉलिटिक्स तक ही नहीं, स्टेट इलेक्शंस तक ही नहीं, बल्कि 2024 के लिए भी देश को तैयार किया जा रहा है? देखिए, ये इसीलिए जन घोषणा पत्र जो जारी किया है ये दूसरे नंबर पर है। पहला जन घोषणा पत्र देखिए ये है, ये रहा। और ये स्टेट मॉडल, ये तब से कह रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब को कि इसको हिंदुस्तान में लागू कीजिए। हमने जो योजनाएं बनाई है वो सामान्य नागरिक के लिए है, उस नागरिक के लिए जिसकी आप जिसकी बात करते हैं, लेकिन आप उस पर जैसे एहसान कर रहे हैं इस तरीके से नहीं है। आपकी ड्यूटी है, आप उस तरीके से कीजिए। ये सारी बातें तो हुई हैं और डिटेल है। ये जो 85 पेज का जो घोषणा पत्र है उसमें एक एक चीज का डिटेल है। ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ये सारी चीजें हैं उसके अंदर। तो ये तो सचमुच में क्रांतिकारी कदम उठाया है। पहली बार भारत के नागरिक की इज्जत हो रही है राजस्थान के अंदर, उसके नागरिक अधिकारों को पूरा बल मिल रहा है। ऐसी स्थिति में ये कहना कि ये तो सिर्फ हवा की बात है, इनका सोचना, मुझे लग रहा है कि ये इस तरीके से बीजेपी के आला नेताओं के दिमाग में और सारे सूचना तंत्र से गया है कि ये सारी बातें तो वहां बड़ी प्रभावी हैं, वहां चल नहीं सकता कुछ भी। तब मुझे डर लग रहा था कि प्लान बी इनका क्या है। प्लान बी, जब अमित शाह कल रात को यहाँ रुक गए तो मैंने देखा ये प्लान बी तो ये हो सकता है करौली जाएंगे, बाड़मेर जाएंगे, जोधपुर जाएंगे, उदयपुर जाएंगे और फिर वही बात बोलेंगे जिससे कि सारा
सौहार्द वाला सिलसिला गड़बड़ा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि प्लान बी भी आज कारगर नहीं हुआ है। और ऐसे में मैं जो कह रहा हूं कि जब 3 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तो आप देखेंगी पोलिंग के बाद में कि वो जो अशोक गहलोत का दावा है कि 156 सीटें लेके आएंगे, मैं कहता हूं 156 आया ना, लेकिन क्लियर कट मेजोरिटी कांग्रेस को हासिल होगी, मुझे ये लग रहा है इन सारी चीजों को देखने के बाद में। जी ओम सैनी जी, आपका बहुत बड़ा दावा है ये। 3 दिसंबर को आपसे भी बात की जाएगी और हम ये देखेंगे कि 156 की जो आप बात करें, क्लियर मेजोरिटी की आप बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल भी हंग असेंबली की तरफ भी इशारा नहीं कर रहे हैं और आपको लगता है कि जनता ने मन बनाया है कि जिस भी पार्टी को वो चुनेंगे वो पूरी तरीके से चुनेंगे और ये एक ट्रेंड भी देखा गया है। अब हम हंग असेंबली वाली स्थिति बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में बनती हुई नजर आती है। लोग पूरा मन बना के एक ही पार्टी को चुनकर भेजते हैं, ये पूरा ट्रेंड भी बताता है। बिलाल साहब, आखिरी सवाल आपसे संक्षेप में, ये अगर 5 राज्य कांग्रेस के अगर हक में जाते हैं, माना कि इसमें 3 या 4 में भी उसकी स्थिति मजबूत रहती है, सरकार बनाने में कामयाब रहती है, तो 2024 के लिए क्या आपको लगता है कि एक बहुत ज्यादा वो बार्गेनिंग स्थिति में आ जाएगी? और ये अब जो जिस तरह की वेलफेयर स्कीम्स की पूरी जो बात की जा रही है और जो ओबीसी, जातिगत जनगणना, ये तमाम मुद्दे जो हैं, ये आपको लग रहा है कि ये स्टेट के मुद्दे इतने नहीं थे जितने ये नेशनल इश्यूज थे, लेकिन अभी एक तरह से जनता का मूड चेक किया गया है ताकि 2024 में उसी तरह से आगे इलेक्शन कैंपेन को बढ़ाया जाए? देखिए बुशरा साहब, यकीनन इस चीज की तो प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह मैं तो कोई भविष्यवाणी कर नहीं सकता कि 2024 में क्या होगा, लेकिन जो सिग्नल जो मैं ट्रेस कर पा रहा हूं, यकीनन ये जो 5 राज्य के चुनाव हैं, ये जिस दिशा में जाते हुए नजर आ रहे हैं, अगर उस दिशा के अनुरूप फैसले आए, सकारात्मक फैसले आए, तो यकीनन ये इंडिया गठबंधन के लिए एक तरह से कहिए कि बहुत ही प्रोस्पेक्टिव, और ये कह सकते हैं कि जिन आधार पर ये चुनाव लड़े जा रहे हैं, ये सभी मुद्दे एक स्ट्रीम लाइन बनकर एक पॉलिटिकल नैरेटिव में कन्वर्ट होंगे और उस क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री के सामने कौन। तो ये सारे मुद्दे अपने आप एक विकल्प बन जाएंगे। इंडिया गठबंधन अपने आप में एक विकल्प के रूप में आ जाएगा और ये चुनाव मुद्दों आधारित बनाम प्रधानमंत्री हो जाएगा, जहां प्रधानमंत्री की टोकरी खाली होगी और इंडिया गठबंधन की टोकरी में बहुत सारे सरप्राइज होंगे, जिन मुद्दों को हम यहाँ पर देख रहे हैं। और जिस हेल्थ स्कीम की यहाँ बात की जा रही है, उसके बारे में राजस्थान के लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की नीतियों ने तो बेरोजगारी और महंगाई के चलते लोगों की जान ली है और राजस्थान के गहलोत की नीतियों ने लोगों को जिंदगी दी है। बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। तो अगर ये सेंटिमेंट है लोगों का तो ये बड़ी बात है और यही वजह है कि शायद जो घबराहट है भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से पूरी अपनी ताकत झोंक रखी है, भारतीय जनता पार्टी ने जो पूरी ताकत अपनी झोंक रखी है, जो भी वो कह सकते हैं, कर सकते हैं, वो सब कुछ उन्होंने राजस्थान में लगाया हुआ है। और इससे साफ ये जाहिर होता है कि अशोक गहलोत ने जो काम किए उनका असर जमीन पर है और इसीलिए उन्हें इतनी ताकत जो है वो लगानी पड़ रही है। 3 दिसंबर को बिल्कुल साफ हो जाएगा, प्रचार जो है वो थम गया है। आज 5 बजे तक का ही वक्त था और अब डोर टू डोर कैंपेन हो सकेगी। देखना ये होगा कि क्या कुछ होता है, कितनी बड़ी तादाद में राजस्थान के लोग 25 तारीख को अपने घरों से बाहर निकल के अपने मत का इस्तेमाल करते हैं और वो भी बहुत कुछ तय करेगा और बहुत कुछ बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का अपना कीमती वक्त देने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी हमें